नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चे काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और बाकी बच्चे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निशा पंचोली, लेखराम, प्रदीप कुमार, ऋतिक, गोपेश शर्मा, प्रदीप कुमार, संजय, बहुत सारे बच्चे जो कि हमसे इस समय जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। क्वेश्चनों की सीरीज़ हम लगातार चला रहे हैं। क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ साथ कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन भी बीच में देखने को मिलते हैं जिनमें थ्योरी का पोर्शन भी समझने की बहुत आवश्यकता पड़ती है, ख़ास तौर से सर्कुलेटरी सिस्टम, तंत्रिका, परिसंचरण तंत्र वगैरह के। आज बच्चों ने क्या है कि मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको करा के चलूँगा ताकि ना क्या है कि आगे इस तरीके से क्वेश्चन अगर हमारे आते हैं तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे करें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी का टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है कि जो है क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 क्लास में पूरा हो जाता है। तो हम आज बात करेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्योंकि आपने पीछे क्वेश्चनों में देखा था कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए थे, हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है। फिर उसमें हमने देखा था साहब ने क्या है कि हृदय में क्या है कि वाल्व कहाँ पाए जाते हैं। अब ऐसी कोई हमसे पूछ ले साहब ने क्या है कि ब्लू बेबी क्या होता है, हमसे पूछ ले साहब कि हृदय के आवरण में कौन कौन से आवरण होंगे, हमसे कोष्ठों के बारे में पूछे साहब कि हृदय में सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा, छोटा कोष्ठ कौन सा, उसके लिए पूरा हृदय पढ़ाना ही पड़ेगा। अब हृदय पढ़ाएंगे समय उससे ज़्यादा ने क्या है कि ख़राब होता है, इसलिए मैं टॉपिक ही कंप्लीट करा देता हूँ ताकि आपको ये किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों है ना क्या है कि इस टॉपिक को अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले अपन को देखें सबकी है ना क्या है कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हम बात करें, अरुण चौधरी गुड मॉर्निंग बेटा, हम बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की, परिसंचरण तंत्र की, परिसंचरण तंत्र की। अब बेटा ध्यान से सुनना कि परिसंचरण तंत्र क्या है, इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप समझने की कोशिश करें, आपने गौर करके देखा शब्द द्वारा परिसंचरण अर्थात बहने वाला, परिसंचरण का मतलब क्या है, बहने वाला सिस्टम, बहने वाला तंत्र क्या कहलाएगा, परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। अब देखो कुछ बच्चे इसमें निशा कह रही सर ये तो ना क्या है कि नवीन जी सर ने क्या अपने इसी प्लेटफॉर्म पे क्लियर करवा दिया। कोई बात नहीं, करवा दिया तो क्या हो गया, अगर हम मिठाई एक बार खा ले तो क्या है कि ऐसा तो नहीं कि सब उस रसगुल्ले को खाना बंद कर देते हैं, दूसरी बार भी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए आप है क्या हो सकता है कि ना कुछ नई चीज़ भी देखने को मिल जाए। हम जो बात करें बेटा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर ने क्या है कि जिस तरीके से घर के न क्या वेस्ट को न क्या है कि निकालने के लिए, या घर के न क्या है कि जो भी पानी वगैरह के निकास के लिए क्या होता है, कुछ नालियों की व्यवस्था की जाती है, ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। उसी तरीके से न क्या है कि हमारे शरीर में भी क्या होता है, हमारे शरीर में भी न क्या परिवहित किसी भी पोषक पदार्थों को विशेष अंग तक पहुंचाने के लिए, और उस अंग से न क्या है कि उत्सर्जी पदार्थों को हमारे न क्या है कि बाहर निकालने के लिए क्या विशेष प्रकार के नालियों की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग सिस्टम अर्थात न क्या है कि तंत्र कहते हैं। और हमारे शरीर में बेटा एक बहुत वेल डेवलप्ड टाइप का सिस्टम पाया जाता है, और इसी सिस्टम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं। तो शरीर में क्या है, शरीर में हमारे क्या होता है, नालियों का एक जाल पाया जाता है, तो नलियों का जाल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उनका पूरा जाल पाया जा रहा है, वही जाल क्या कहलाएगा, वही जाल परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन देने की बात करता हूँ, फिर आगे हम बात कर सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि शरीर में, अब आप लोग सभी लोग समझ लेना कि शरीर में फैला, अब देखो बेटा शरीर में जो फैला हुआ किसका जाल है, तो नलिकाओं का ऐसा जाल, ध्यान से सुनना बेटा, शरीर में फैला नलिकाओं का ऐसा जाल। अब ये करता क्या है जरा सुनना, नलिकाओं का जाल तो फैल रहा है, ये जाल कर क्या रहा है, ये वाला जाल एक विशेष काम करता है कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें तो क्या करता है, उन्हें तो हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें वहां से इकट्ठा करके मुख्य उत्सर्जी अंग तक लाने का काम करता है, जो पोषक पदार्थों को, जो पोषक पदार्थों को कहां तक ले जाता है बेटा, कोशिकाओं तक, कोशिकाओं तक, तथा अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को कहां तक लाएगा बेटा, मुख्य उत्सर्जी सतह तक,
मुख्य उत्सर्जी सतह तक लाने का कार्य करता है, लाने का कार्य करता है, क्या कहलाएगा? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। जरा सुनने की कोशिश करें। अंकित चौधरी होगी, कुछ क्वेश्चन सीरीज की क्लास भी होगी, लेकिन इस वाले टॉपिक को मैंने चलाकर आज क्या है कि थ्योरी में कन्वर्ट किया। ऐसा क्यों किया था मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि इसमें बेटा क्या होता है, हृदय, हार्ट, इसके अंदर क्या है कि हमारे ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियाँ, जिसमें शिरा और धमनियाँ शामिल करते हैं, इसी के अंदर है ना कि रक्त का संगठन, इसी में रक्त है ना क्या है कि संगठन से संबंधित है ना क्या कुछ विशेष प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चनों को समझाने के लिए मुझे ना क्या है कि इस चैप्टर में पूरी चीज़, अब जब प्रश्न आ जाए कि मानव के हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं, अब आपको पता ही नहीं सब कितने वाल्व पाए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि साहब मानव के हृदय का कौन सा कोष्ठ सबसे बड़ा होता है, अब वो आपको पता नहीं है। आपको पूछ लिया जाए कि साहब कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ उपस्थित होगा, या ऐसे नोड कहाँ उपस्थित होगा, हृदय, न्यूरोजेनिक हृदय कैसे कहते हैं, मायोजेनिक हृदय कैसे कहते हैं, तो बेटा उन छोटी छोटी चीज़ को समझाने के लिए मुझे हृदय की पूरी जन्म कुंडली बतानी पड़ेगी। अब जन्म कुंडली में एक क्वेश्चन में बताऊं तो वो क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ बच्चे तो इसको आने क्या है कि ठीक है टिक करने वाली बात समझते हो, लेकिन अगर थ्योरी की चीज़ में अगर पूरी बता देता हूं तो आपको आने क्या है कि आगे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसमें समय की बचत होगी। जहां 1 घंटे के अंदर मेरे 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे, वहाँ 1 घंटे में 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसलिए अंकित आप ने क्या है कि इस चीज़ को ध्यान दें। तो बेटा मैंने क्या कहा, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझे कि साहब शरीर में फैला नलिकाओं का ऐसा जाल जो पोषक पदार्थों को कोशिका या ऊतकों तक लाने का काम करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करे। जैसे आपने गौर करके देखा होगा कि साहब ने क्या है कि हमने भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने के बाद हमारा भोजन क्या है कि हमारे इस आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा, इसमें इसका क्या हुआ, पाचन हुआ। पाचन होने के बाद क्या होता है कि जो इसके अंदर से पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, विसरण विधि के द्वारा अर्थात डिफ्यूजन मेथड के थ्रू क्या करते हैं, हमारी हर कोशिका तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब उन कोशिकाओं तक तो पोषक पदार्थ पहुंचा दिए, लेकिन पोषक पदार्थ से आने की बात करें तो पोषक पदार्थों के पहुंचने के बाद उन कोशिकाओं में क्या होगा, उपापचय क्रियाएं होंगी अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान वहां पर क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे। उन अपशिष्ट पदार्थों को कहां ले जाया जाएगा, उन विशेष प्रकार के ऐसे अंगों तक लाया जाएगा जहां से वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेस की बात करें, किसी भी कोशिका के अंदर ने क्या हुआ, किसी भी कोशिका के अंदर मान के चले ना क्या श्वसन की क्रिया हुई और कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के द्वारा तक कहां तक लाया जाता है, फेफड़े तक, यही बात होता है। और इसी तरीके से हम बात करें कोई अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया बना, अमोनिया बना, उसे कहाँ ले जाया जाता है, उसे ना क्या है कि हमारे वृक्कों तक ले जाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये लाने ले जाने का काम कौन करता है, ये लाने ले जाने का काम नलिकाओं का जाल करता है, जिसमें क्या बहता रहता है, जिसमें रक्त बहता रहता है। उन्हीं नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूं, अ ट्यूब्यूलर नेटवर्क विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। और ये करता क्या है, इट प्रोवाइड, जो अपन बात करें ये डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ना सेल या टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को वहां से कलेक्ट करके मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले आता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात हो चुकी है। अब बच्चों समय नहीं खराब करें, आगे की बात करें, उन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे जो बात हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, प्रकाश पुरी गुड मॉर्निंग, अंकित चौधरी, चलें ऐश्वर्या गुड मॉर्निंग। हम बात करें बेटा परिसंचरण तंत्र की बात करें तो हमारे साइंस की बात करें तो साइंस में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, आपने देखा होगा कि विज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है और विज्ञान में छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं, तो किस ब्लॉक का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, उसी तरीके से हम बात करें कि इस परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझें यहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। अब बेटा ध्यान देना, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। अब आपसे मैं पूछूं यहाँ पे कि स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए मेरे पास, वो लोग है ना क्या है कि मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कि है ना क्या है कि अभिषेक मिश्रा गुड मॉर्निंग, जितेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, मनोज गुजर गुड मॉर्निंग। लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ साथ मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाह रहा हूँ कि साहब स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है।
हाँ भैया निशा पंचोली आप कह रहे साहब ये वाला ने क्या एक टॉपिक हमने ने क्या क्लियर कर रखा है, तो आप ही मुझे बताएं द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोला जाता है। क्लियर करें फटाफट, टाइम खराब नहीं करें। अगर आता है यस, नहीं आता तो फिर मैं मेरा आगे की काम कर चलता हूं। नहीं पता तो आप सुने। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एक विशेष प्रकार की शाखा के अंतर्गत किया जाता है और सुरेंद्र कुमार जी ने क्या है कि इसका उत्तर भी दिया है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि जो आपको ये उत्तर आता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? इसका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। अंकित चौधरी भी यही कह रहे हैं, मनोज कुमार ने भी आंसर दे दिया। गुड, वेरी गुड बेटा। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब एक बात बताओ कि इस एंजियोलॉजी की बात करें तो एंजियोलॉजी पर कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले अध्ययन करना शुरू किया? कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ गई आपके कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र पर अध्ययन करना शुरू किया? और बेटा आपको पता है कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले किसी भी चीज पर अध्ययन आरंभ करता है उसे क्या कहते हैं? उसे जनक कहते हैं। जो नींव रखता है उसे क्या कहते हैं? जनक बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जनक मतलब फादर। तो मैं अब आपसे अगला प्रश्न फिर पूछूंगा, क्या कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन तो एंजियोलॉजी कहलाता है, लेकिन एंजियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि देखो बेटा ये प्रश्न मैं ऑब्जेक्टिव लेता तब भी आपको बताने पड़ते, लेकिन आप न के साथ साथ ही देख चले। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे अगली बात कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हो गया। फिर बात करेंगे यहां पे कि एंजियोलॉजी के जनक, एंजियोलॉजी के जनक, हाँ भैया युवराज सेन कह रहे हैं साहब इसके अंदर विलियम हार्वे, प्रियंका कह रही है विलियम हार्वे, और ये अंकित कह रहे हैं विलियम हार्वे। जो भी है, लेकिन ध्यान से सुने, विलियम में बेटा आपकी स्पेलिंग वी से नहीं है, डब्ल्यू से है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एंजियोलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विलियम हार्वे। कौन कहलाएंगे बेटा? विलियम हार्वे कहलाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही सदाबहार प्रश्न है हमारे कंपटीशन की दृष्टि से। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ एंड फादर ऑफ एंजियोलॉजी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विलियम हार्वे। दोनों बातें विशेष रूप से आपको याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट बात की हम लोग चलते हैं आगे। अब बेटा इससे सर्कुलेटरी सिस्टम में किसको शामिल किया जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किस किस को शामिल करके चलते हैं, जरा ध्यान से सुने। सर्कुलेटरी सिस्टम में परिसंचरण तंत्र में हम सबसे पहले बात करते हैं कि सब परिवहित होने वाले तरल की, जो बहने वाला तरल होता है। तो हमारे परिसंचरण तंत्र में दो तरल बहते हैं, आपको सुना होगा, एक तो होता ब्लड और एक होता लिम्फ या लसीका। सुनना आपने, एक होता रक्त और एक होता लसीका। रक्त के बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं कि सब रक्त समूह क्या होते थे, रक्त के बारे में थोड़ी बहुत बातें वो हो चुकी थी, बाकी बातें अपन यहाँ करेंगे। फिर दूसरी इसके अंदर आते हैं कि सब कुछ विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल किए जाते हैं। अंगों में किसको शामिल करते हैं? हमारे शरीर का सबसे यानी क्या है कि जो इंपॉर्टेंट अंग है वो क्या है? हमारे इस हार्ट के बारे में बात करते हैं, हृदय के बारे में। हृदय के बाद हम बात करेंगे नलिकाओं के बारे में, जिसे कहते हैं हम लोग क्या टिब्यूल्स बोल सकते हैं, सॉरी जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग है ना क्या वेसल्स बोल सकते हैं। और ये ब्लड वेसल्स दो तरीके से हो सकती है, आर्टरी और वेन के फॉर्म में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे आज है ना किसकी? हृदय की। तो हमारे सामने जो बच्चों बात आ रही है किसकी? हृदय की बात आ रही है। इस हृदय को आपको ध्यान रखना है। हृदय क्या होता है, हृदय की क्या क्या गणित होगी, हृदय के बारे में कैसे कैसे हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात देख सकते हैं। एंजियोग्राफी की बात नहीं करेंगे बेटा, एंजियोग्राफी के बारे में तो हम चर्चा बाद में करेंगे। ईसीजी है, एंजियोग्राफी लास्ट के अंदर लेके चलेंगे। हृदय की बात करें तो हृदय की कंडीशन देखें। एक तो हम देखो कौन कौन सी बिंदुओं पर बात करेंगे हृदय की, हम बात करेंगे एक तो सबसे पहले उत्पत्ति की। किसकी बात करेंगे? उत्पत्ति की। ओरिजिन कैसी होगी? हृदय की बच्चों हम बात करेंगे इसके आमाप की। साइज की बात करेंगे कि साहब इसका साइज कैसा होगा। इस साइज के बाद हम बात करेंगे इसकी स्थिति की, अर्थात पोजीशन की बात करेंगे साहब कि इसकी पोजीशन क्या होगी। फिर बच्चों हम इसके भार की बात करेंगे, इसका वेट क्या होगा। फिर हम इसकी बच्चों बात किसकी करेंगे? संरचना की बात करेंगे। हाँ भैया, अब देखें एक नए बच्चे जुड़े हुए हैं, यादव जी, आप गुड मॉर्निंग बेटा इस सेशन के अंदर। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ कि साहब हृदय उत्पत्ति की दृष्टिकोण से कैसा होता है। तो हृदय की उत्पत्ति कैसे होती है, तो जरा सुनना। हृदय की बात करें
तो हृदय ना क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से देखो इसके अंदर आपने सुना होगा, इसके अंदर ना क्या है कि कुछ ना क्या है कि भाग मेसोडर्म का द्वारा बना होता है और कुछ भाग ये उत्पत्ति की दृष्टि से बेसिकली किसका बना हुआ है, इसका बना है। अब हम बात करें यहाँ पे इसका आमाप की। आमाप की बात करें तो आमाप में क्या क्या होगा, आमाप में 3 भाग होंगे। एक तो हम बात करेंगे लंबाई, एक हम बात करेंगे चौड़ाई और एक बात करेंगे किसकी, मोटाई की। किसकी बात करेंगे, लंबाई चौड़ाई मोटाई की। अब यहां पर हम बात करें कि लंबाई चौड़ाई मोटाई की बात करें तो हृदय कैसा होता है, हृदय की बात करें, सुनना बेटा, ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर कैसा होता है, मोटाई या व्यास का होता है। अब कभी भूल जावे ना तो ऐसे याद रख लेना, 3 का पहाड़ा तो आता है ना, तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, समझ में आ गया। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम बात करें बेटा इसकी स्थिति, पोजीशन कहाँ होगी, तो जरा गौर करके देखें कि यहां पर हम बात करें साहब इसकी ना कि एक पोजीशन कहाँ होती है, तो कभी भी भूल जावे हृदय कहाँ होता है, तो सीधी सी बात जरा समझने की कोशिश करें कि हमारी जो ये पॉकेट होती है ना, ये वाली पॉकेट, इस पॉकेट के अंदर हृदय पाया जाता है। आप तो ऐसे मान लेना, तो मन में विचार आएगा, बोला गुरुजी पॉकेट के अंदर हृदय कहाँ होता है, किसी के मान लीजिए पॉकेट ही नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल बेस बात करें लड़कियां साहब है ना क्या सूट पहनती हैं, उनके तो पॉकेट ही नहीं होती, तो भैया वो आइडिया बता रहा हूँ, आइडिया कल को है ना क्या भूल जावे। और कुछ ऐसे कहते हैं गुरुजी कैसी बात करते हो, जिसके 2-2 पॉकेट होगी तो आप तो ऐसे याद रखना कभी भूल जावे। हृदय हमारे इस पॉकेट के नीचे होता है, अर्थात हमारा हृदय लेफ्ट साइड में पाया जाता है, एक बात। दूसरी बात हम बात करें कि यहां पर है ना क्या है कि आपको याद रखना ये होता कहां है, इस लेफ्ट साइड में तो होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या प्रॉपर लेफ्ट साइड में होता है क्या, रितु चौधरी कह रही साहब कि मीडिया स्टाइनम। ये मीडिया स्टाइनम क्या होता है रितु, आपको तो पता है लेकिन बच्चों ने क्या है कि दूसरे बच्चों को नहीं पता, तो मैं उनको बता दूं। ये मेरा एक फेफड़ा, आप ऐसे देखें, मैं इसको ना पेन को तो जेब में रख लेता हूं कि गिर जाएगा, ये मेरा एक फेफड़ा, ये मेरा दूसरा फेफड़ा, आप ऐसे समझे। इन दोनों फेफड़ों के बाद अर्थात ये दोनों मेरे हाथों के बीच में देखें तो आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है क्या ये वाला गैप, इस वाले गैप को कहते हैं मीडिया स्टाइनम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मीडिया स्टाइनम स्पेस बोलते हैं। और इस मीडिया स्टाइनल स्पेस की बात करें, इसी स्पेस के अंदर हृदय पाया जाता है, समझ में आ गया। तो याद रखना हृदय कहाँ होता है कि दोनों फेफड़ों के बीच में उपस्थित जो खाली स्थान होता है इसे कहते हैं मीडिया स्टाइनल स्पेस बोलते हैं, इस स्पेस में उपस्थित होता है। लेकिन होता किधर है, कुछ बाईं ओर उपस्थित होता है, बाईं ओर मतलब इस तरीके से उपस्थित होता है, इस तरीके से। तो ये अपन को थोड़ा सा और तिरछा होता है, सीधा नहीं होता, तिरछा पाया जाता है, इसीलिए कह रहा हूं कि इस जेब के नीचे उपस्थित होगा। क्लियर कट बात हो गई। चले बच्चों, तो पोजीशन की बात करें तो कहां होता है कि दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य मीडिया स्टाइनल अवकाश में, मीडिया स्टाइनल अवकाश में कुछ दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, कुछ बाईं ओर, और कैसा होता है बेटा, तिरछा उपस्थित होता है। ये बच्चों बात अपन को याद रखनी है। जितने बच्चे मेरे से आज जुड़े हुए हैं यहाँ पे लाइव सेशन में, आप विशेष रूप से याद रखें रेगुलर क्लास में जुड़ें। रेगुलर क्लास में जुड़ेंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो कि ना क्या है कि इस ना क्या है कि लाइव सेशन से ना क्या है कि आपको हेल्प दे चलेंगी। लाइफ में ऐसी बातें मतलब कि हमारी कंपटीशन के अंदर कुछ ऐसे ना क्या है कि हमको ना क्या टॉपिक मिलेंगे, जो टॉपिक है ना क्या है कि आपको यहाँ से हेल्प दे जाएंगे। चाहे क्वेश्चन सीरीज, देखो बेटा सीधी सी बात है, हम यहाँ पर कोई सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं बांच रहे, हम यहाँ पर क्या है कि अपने टॉपिक की बात करें। और बेटा टॉपिक अर्थात जो है ना हमारा जो है ना क्या है कि यहाँ पर विषय बिंदु चल रहा है, ये विषय बिंदु आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में सब जगह काम आता है। चाहे आप ने क्या है कि जेट का एग्जाम दे लें, चाहे आईसीआर का दे लें, चाहे नीट का एग्जाम दे लें, चाहे रीट का एग्जाम दे लें, चाहे पटवार दे लें, चाहे पुलिस दे लें, चाहे आईएएस आरएएस का एग्जाम भी दे लें, सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए आप बेटा ने क्या है कि मुझसे विश्वास से जुड़े रहेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बच्चों बात कर रहे हैं इसका वेट की, कि हृदय वजन में कितना होता है। तो निशा पंचोली ने ना क्या इसका वजन भी बताने की कोशिश करी है, सौरभ कुमार भी इसका वजन बता रहे हैं। देखो बच्चों इसके वजन की बात करें तो वजन के अंदर देखिए साहब ये कितना होता है, तो भार में ये 250 से लेकर
300 ग्राम तक होता है। कितना होता है बेटा? 250 ग्राम टू 300 ग्राम तक होता है। अब बच्चों यहां पर 250 से लेकर 300 ग्राम तक है, तो कैसे कह सकते हैं, जरा ध्यान से सुने। यहां पर हमें क्या है कि 250 ग्राम की बात करें, ये तो फीमेल में पाया जाता है, और 300 ग्राम की बात करें तो ये लमसम मेल में पाया जाता है। अर्थात फीमेल में जो है कि वजन होता है थोड़ा सा कम होता है, और मेल में इसका वजन हल्का सा ज्यादा होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बस, लेकिन ऑन एवरेज हम बात करें तो हृदय का वेट कितना होता है? 250 से लेकर 300 ग्राम के बीच में पाया जाता है। क्लियर कट बात हो गई। तो बच्चों मैंने अब जो बात की है हृदय के बारे में, जरा सुन लेना क्या क्या बात है। कि इसमें देखें कि हृदय उत्पत्ति की दृष्टि से क्या होगा। हृदय आमाप की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, और मोटाई की बात करें 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसकी पोजीशन वाइज बात करें तो हार्ट कहां पाया जाता है? हार्ट प्रेजेंट इन क्या कह सकते हैं? मीडिया स्टर्नल स्पेस। और बिटवीन कहां होता है बेटा? बिटवीन बोथ लंग्स की बात कर सकते हैं। और किधर होगा? कुछ लेफ्ट साइड में होगा, और कैसा होगा? थोड़ा सा ऑब्लिक या तिरछा पाया जाता है। इसके वजन की बात करें तो ये 250 से 300 ग्राम की संरचना के रूप में उपस्थित होता है। क्लियर कट बात हो गई। अब हम जो बात करेंगे हृदय की संरचना, इस चैप्टर में ना क्या है कि सभी लोग क्या करते हैं कि अपने अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं। मेरा स्टाइल इसके अंदर बहुत अलग है। मैं केवल और केवल पूरे चैप्टर को, अर्थात हार्ट की बात करें, हृदय की बाहरी संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय के अंदर है ना क्या है कि इसके अंदर ना इसकी जो क्रियाशीलता, अर्थात हृदय उत्पत्ति की तरंगे कहां से उत्पन्न होंगी, दोहरा परिचंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, केवल और केवल मेरा सिस्टम है कि मैं पूरे 4 डायग्राम बनाता हूं, और 4 डायग्राम में ही पूरे चैप्टर को सल्टा देता हूं। यह मेरी सबसे बड़ी खासियत है। अब आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको तो केवल डायग्राम समझना है, और डायग्राम समझ के स्क्रीनशॉट ले लेना। जिंदगी में प्रश्न आएगा तो उस डायग्राम के बाहर नहीं जाएगा। अब जरा ध्यान से सुने, यहां पर हम बात करें हृदय की संरचना। किसकी बात करें बेटा? हृदय की संरचना। थ्योरी बहुत कम लिखेंगे, और हम लोग है ना क्या करेंगे, यहां पर इसके बारे में केवल डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करें, हृदय संरचनात्मक दृष्टिकोण से कैसा होता है। बच्चों लाइक शेयर तो करते चलो यार, बार बार मैं कहता हूं ये चीज अच्छी नहीं लगती आपको, है क्या खुद लग रहा है यार कि गुरुजी ने क्या है कि हम मैंने क्या है कि शतक के आंकड़े को नहीं पकड़ पा रहे। शतक के आंकड़े क्यों नहीं पकड़ पा रहे? कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण ये साहब है क्या है कि अपन ने अपने चैनल को अभी हाल फिलहाल में चालू किया, इसलिए अपने क्या है कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कम है। भाई एक तो वो है जिनके साथ नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है ना कि 50,000 हैं, किसी के लाख हैं। तो जब 50,000 सब्सक्राइब होते तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर नंबर ऑफ है क्या है कि नोटिफिकेशन भी 50,000 के पास जाएगा। तो 50,000 में अगर 5,000 भी अगर लाइव नहीं आते तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। और अपने पास बेटा क्या है, सब्सक्रिप्शन कितने हैं? सब्सक्रिप्शन ही 2,000-2,500 हैं। तो 2,000-2,500 में अगर है क्या है कि मान के चलो लगभग है क्या है 200-500 नहीं आवे तो भी मजा नहीं आएगा। तो इसलिए लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कर दें। ठीक है, रितु कुमारी कह रही साहब कर दिया, वेरी गुड। मेरे कहने से पहले ही कर दिया करो रितु कुमारी। जितने आप लाइक करेंगे, जितने आप शेयर करेंगे, जितने आप सब्सक्राइब करेंगे, ये मान लो आपका रैंक उतनी अच्छी आएगी। सही है, चलें हम बात करें बेटा हृदय की संरचना। मजाक है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। हृदय की संरचना की बात करें तो हृदय कैसा होता है बेटा? सबसे पहले बात देखें, ये शंकुआकार होता है। कैसा होता है बेटा? शंकुआकार। बेटा जो बच्चा इंग्लिश का जुड़ा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाला ध्यान रखना, ये होता है कोनिकल, कोन शेप का होता है। अब बेटा कोन शेप कैसा होता है जरा ये भी सुने। अरे भाई कोनिकल क्या होता है, शंकु क्या होता है? तो कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं सब शंकु क्या होता है। अरे भैया आइसक्रीम खाई है क्या, सॉफ्टी वाली? जब सॉफ्टी वाली आपने आइसक्रीम खाई होगी तो आपने सॉफ्टी का जो कोन देखा होगा, ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका मतलब आप समझ गए क्या कि साहब ने क्या है कि ऊपर से मामला चौड़ा होगा, नीचे से मामला कैसा होगा, सकरा होगा। इसे कहते हैं शंकुआकार या कोनिकल शेप होता है। ठीक है, अब कितना बड़ा होता है? ये हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। इस तरीके से आप देखें बेटा इसकी संरचना में क्या क्या पाया जाता है, जरा समझने की कोशिश करें। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। मैं आपके सामने डायग्राम को अब ड्रॉ कर चलता हूं ताकि ना क्या है कि अब समय भी खराब नहीं होगा और हमारा काम भी साथ साथ होता चला जाएगा। ये बच्चों हमारे पास क्या है, हमने ना क्या है हृदय की संरचना को ड्रॉ कर दिया। हमने क्या किया है, हृदय की संरचना को ड्रॉ किया है। हृदय की संरचना हमने यहां पे बनाई है। ले साहब मैंने क्या किया, आपके सामने हृदय को यहां पे बना दिया। अब आपको यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है क्या, कि हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा है। दिख रहा है क्या सभी को? ऊपरी भाग चौड़ा, और नीचे का भाग सकरा दिखाई दे रहा है। ऊपर का बेटा जो चौड़ा भाग होता है उसे कहते हैं ऑरिकल्स, आलिंद बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन्हें कहते हैं आलिंद। क्या है बच्चों, देखो मैं नाम भी लिख देता हूं, इन्हें आलिंद कहते हैं।
आलिंद या ऑरिकल्स बोलते हैं, जबकि निचला भाग क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। अब बेटा ध्यान से सुनना बहुत तसल्ली से, क्योंकि डायग्राम में ही सब कुछ छुपा है, यहां पर थ्योरी नहीं, केवल डायग्राम ही चलेगा। हृदय की बात करें, हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा, निचला भाग सकरा होता है। ऊपरी चौड़े भाग अपर न के ब्रॉड पार्ट आर कॉल्ड ऑरिकल्स या ऑलिंद कहलाते हैं, एंड जो नीचे वाले होते हैं लोअर पार्ट्स आर नैरो, इट इज कॉल्ड वेंट्रिकल या निलय के नाम से जाने जाते। तौसीफ खान, वेरी गुड बेटा। चलें अब हम बच्चों बात करें कि क्या ये आलिंद और निलय ऐसे ही होते हैं क्या, या इनके बीच में भी कोई छज्जा होता है क्या? बिल्कुल होता है। इन दोनों के बीच में एक क्या पाया जाता है, पट पाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, ये पट पाया जाता है, लेटा हुआ पट होता है, सेप्टा होता है। ये किस किस को बदल रहा है, ये किस किस को बांट रहा है, ये आलिंद और निलय को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, बीच में छज्जा पड़ा हुआ है। ये जो आलिंद और निलय को बांटता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जरा समझना इस वाले पट को, इसे कहते हैं आलिंद। किस किस को बांट रहा है, देखो बेटा, आलिंद को। ये किसको बांट रहा है, निलय को, इसलिए मैंने डैश में क्या लिखा, निलय। और ये क्या है, पट है ना, इसलिए क्या कहते हैं, इसको पट कहते हैं। जरा सुनना, इसे क्या कहते हैं, आलिंद निलय पट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये आलिंद और निलय के बीच में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अंतरा आलिंद निलय पट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अंतरा आलिंद निलय पट कहते हैं। इंट्रा ऑरोवेंट्रिकुलर सेप्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी को बेटा कहते हैं कोरोनरी सल्कस भी कहा जाता है। अब देखें बच्चों, अब आपने देखा कि आलिंद और निलय की बात की, तो आलिंद किधर थे, ऊपर, निलय किधर थे, नीचे, और दोनों अंतरा आलिंद पट की सहायता से क्या थे, बटे हुए पाए जाते थे। क्लियर बात हो चुकी है बेटा। चले एक बात बताओ, ये पट ऊपर की, ये छज्जा क्या, ये छज्जा इस तरीके से हो रहा है या ये इस तरीके से हो रहा है, अर्थात ये वाला जो पट है वो नीचे की तरफ झुक रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। बच्चों ये इस तरीके से नहीं जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है। इसका मतलब बताओ ये किसकी तरफ जा रहा है, ये निलय की तरफ जा रहा है। तो जब निलय की तरफ झुका रहेगा तो बताओ बड़ा कौन दिखाई देगा, आलिंद या निलय दिखाई देंगे। इसका मतलब ये, इस पट के कुछ न क्या नीचे की तरफ होने के कारण आलिंद आकार में बड़े और निलय आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। क्लियर कट बात समझ में आ गई बेटा। क्या कहा मैंने आपसे कि दोनों भाग आलिंद और निलय आपस में अंतरा आलिंद पट की सहायता से क्या होते हैं, बटे होते हैं। ये पट कुछ निचली तरफ होने के कारण आलिंद आकार में बड़ा और ये आकार में कैसा होता है, नीचे की तरफ पाया जाता है। चलें अब बच्चों बात करें, यहां पे इतनी बात हो गई। इसके बाद हम बात करें सब, इसके यानी क्या है कि आलिंदों की बात करें तो दोनों आलिंद भी आपस में यानी क्या है कि खड़े पट की सहायता से ऐसे बटे होते हैं। ये जो खड़े पट की सहायता से ऐसे बटे होते हैं, इस खड़े पट को क्या कहते हैं, देखो बेटा ये आलिंद को बांट रहा है, इसलिए इसे कहते हैं अंतरा आलिंद पट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं अंतरा आलिंद पट कहा जाता है, इंट्रा ओलिकुलर सेप्टा कहते हैं साहब। इसी तरीके से आपने देखा ये जो पट किधर है, अब आप सुना, या आलिंद की बात करें तो दायां भाग कौन सा और बायां भाग कौन सा, ये भी सुन चले। हमारे हृदय की बात करें तो ये हृदय किसका, ये दिल की बात है। दिल की बात बड़ी सोच समझ के समझना बेटा। ये मैंने मेरा दिल बाहर निकाल के रखा है। अब मैंने मेरा दिल बाहर निकाल रखा तो मेरा दायां भाग कौन सा, इधर का, मेरा बायां भाग कौन सा, इधर का। जब मेरा दायां भाग इधर है तो इसका मतलब ये हृदय का मेरा दायां भाग है और ये हृदय का कौन सा है, बायां भाग है। तो इसका मतलब ये कौन सा आलिंद हो गया, ये वाला जो आलिंद हुआ ये तो हो गया कौन सा, बायां आलिंद। कौन सा हो गया, बायां आलिंद। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया दायां आलिंद। कौन सा है, दायां आलिंद। और ये दाएं और बाएं की कहानी बड़ी सोच समझ के देखना। क्यों, क्योंकि इसी से ना क्या है कि हमको थोड़ा सा यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन शुद्ध किधर से, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की बात करें। यहां पर हम बात करें, ये वाला कौन सा निलय था, ये वाला बायां निलय है, तो ये वाला कौन सा निलय हो गया बेटा, दायां निलय हो गया। कैसा है, दायां निलय हो गया। चलो साहब अब हम बच्चों बात करें यहां पे, ये देखो सीधी सीधी सी बात है। इसका मतलब ये कि हमारा कौन, अब आपसे सुना जाए, आपसे कहेगा साहब कि अंतरा आलिंद पट जो किधर होता है, कुछ बाईं तरफ है, दिख रहा है आपको, बाईं तरफ होने के कारण कौन सा कोष्ठ बड़ा दिखाई देता है, दायां आलिंद बड़ा हो जाता है और बायां आलिंद क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्लियर कट बात है। इसी तरीके से हम बात करें निलय की, निलय को भी है ना एक खड़ा पट आपस में जो
क्या करता है, बांटता है। ये थोड़ा तिरछा होता है, और इस तिरछे की बात करें इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंतरानिलयी पट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अंतरानिलयी पट कहते हैं या निलय पट बोलते हैं। ये पट किधर है, कुछ दाईं ओर है, और दाईं ओर होने के कारण क्या होता है, बायां निलय कैसा हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। क्लियर कट बात समझ में आ गई। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दें। क्या कहा मैंने बेटा आपसे कि हृदय की बात करें, हृदय एक शंकु आकार आकृति का होता है, कोनिकल शेप होता है। इस हृदय की बात करें, हृदय का ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे आलिंद कहते हैं, और निचला भाग क्या होता है, सकरा होता है, इसे निलय कहते हैं। ऊपरी ब्रॉड पार्ट क्या होता है, और निचला यानी कि नैरो पार्ट आपस में आलिंद निलय पट की सहायता से, ध्यान से सुनना, किसकी सहायता से, आलिंद निलय पट की सहायता से ये आपस में क्या होता है, बटे होते हैं। आलिंद निलय पट के कारण क्या होता है कि ये जो पट थोड़ा नीचे होता है, इसलिए आलिंद बड़े और निलय कैसा होता है, छोटा होता है। आलिंद की बात करें तो आलिंद भी यानी क्या है कि एक यानी क्या है कि कैसे, खड़े पट की सहायता से बटा होता है। यह पट कुछ बाईं ओर होता है, इसलिए दायां आलिंद बड़ा और बायां आलिंद छोटा होता है। और इसी तरीके से दोनों निलय भी एक तिरछे खांच की सहायता से, पट की सहायता से बटे होते हैं। यह पट कुछ दाईं ओर होता है, इसलिए अंतरानिलयी पट क्या, दाईं ओर होने के कारण बायां निलय बड़ा दिखाई देता है। अब आपको स्पष्ट बात समझ में आ गई क्या, कि दायां आलिंद बड़ा होगा और बायां निलय बड़ा होगा। यह बात किसकी हो गई, ये हमारे इस हृदय से संबंधित बात हो गई। अब बच्चों हम बात करेंगे, जो हृदय के अंदर इतनी बात हो गई, अब इसके साथ साथ हम क्या चलेंगे साहब, इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। आंतरिक संरचना के बारे में चलें उससे पहले बच्चों ने क्या है कि मैं इसके आवरण के बारे में बता देता हूं साहब। इसकी जो भित्ति है, भित्ति कितने प्रकार से बटी होगी, तो थोड़ा सा गौर कर लें। इसके भित्ति के बारे में थोड़ा सा अपन लोगों को ने क्या है कि बातें ध्यान रखनी है, तो इस तरीके से हम लोग बात करके चलेंगे। या फिर मैं इसको कोने में कर देता हूं ताकि मेरे पास जगह उधर मिल जाएगी। ये प्रश्न भी है ना क्या है कि मैं क्वेश्चन सीरीज में ले चुका था। हृदय के आवरण, हृदय के आवरण की बात करें तो हृदय के आवरण कौन कौन से होंगे, हृदय के आवरण हृदय के आवरण की बात करें, हृदय के आवरण कैसे कैसे होते हैं, इनकी बात जरा सुन लेना। मनोज कुमार कमालपुरा से आप हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड भैया, बहुत बहुत है ना क्या है कि आप बधाई के पात्र हैं कि साहब जो हमारे लिए नहीं क्या है कि कह रहे हैं साहब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वेरी गुड बेटा। दूसरी बात ये कि आप जो मनोज कुमार जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, आपको ताज्जुब होगा, सभी विद्यार्थी जो मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, मैं मनोज कुमार जी की ना क्या है कि थोड़ी सी ना क्या है कि यहाँ पर बात बताना चाह रहा हूँ। मनोज कुमार जी हमारे ना क्या बहुत पुराने विद्यार्थी रहे हुए हैं, लेकिन आज है ना क्या वर्तमान में ना क्या पुराने विद्यार्थी नहीं, आज तो ना क्या समकक्ष हो चुके हैं। ये भी ना क्या है कि बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, एमएससी कंप्लीट होने के बाद आज है ना क्या है कि कहीं पर टीचिंग का काम करवा रहे हैं, टीचर हैं, सम्मानीय है मेरे लिए, और एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ने क्या है कि अपने टाइम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करें, इस आरजेसी प्लेटफॉर्म से ने क्या है कि इन्होंने बीएचयू का एग्जाम फाइट किया था और पूरे भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड पोजीशन प्राप्त की थी। किन्होंने, मनोज कुमार जी ने। जिस साल इन्होंने ने क्या है कि सन शायद 2000 बात है, ये शायद 2011 या 12 की, उस साल ने क्या है कि पूरे 10 रैंकों में से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की टोटल 10 शीर्ष रैंकों में से आरजेसी के द्वारा 9 रैंकों पर कब्जा किया गया था, और 9 रैंकों में से ने क्या है कि एक हमारे सेकंड रैंक होल्डर थे, कौन, मनोज कुमार जी। बहुत बहुत है क्या भैया आपका स्वागत है हमारे इस क्या है कि सेशन में। हम हमारे इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। चलें बच्चों, हृदय के आवरण की बात करें तो हृदय के आवरण के अंदर देखो बेटा क्या क्या होते हैं। हृदय के चारों तरफ बेटा कितने प्रकार के आवरण पाए जाते हैं, हृदय के चारों तरफ 3 प्रकार के आवरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर एक तो होता है बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। एक इसके अंदर कौन सा होता है, मध्य का आवरण, और एक इसके अंदर बच्चों कौन सा होता है, आंतरिक आवरण। यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर यह बाह्य आवरण, मध्य का आवरण और आंतरिक आवरण पाया जाता है। बाह्य जो आवरण होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एपिकार्डियम। मध्य का आवरण होता है इसे कहते हैं क्या है, मायोकार्डियम। और जो अंदर का आवरण होता है इसे क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो सुनना भैया, यहां पर है क्या है कि हम बात करें हृदय उत्पत्ति की दृष्टि से मेसोडर्मल है। यहां पर देखें, एक एपिकार्डियम, एक मायोकार्डियम, एक एंडोकार्डियम। इन तीनों आवरण में से
सबसे मोटा आवरण कौन सा होता है? इन तीनों में से सबसे बात करें तो सबसे मोटा आवरण मध्य का आवरण होता है। यहां पर देखें कि यानी क्या है कि जो सबसे मोटा आवरण मध्य का आवरण होता है, जो किसका बना होता है? हृदय पेशियों का बना होता है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं इसको? पेरिकार्डियम के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि साहब यानी क्या, एपिकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम क्या है, तो आप इसके बारे में ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों हमने सीधी सी बात की है। तो हृदय के आवरण भी हो गए। अब बच्चों हम बात करेंगे हृदय की आंतरिक संरचना की तरफ चलें। साहब हृदय की आंतरिक संरचना कैसे कैसे हो सकती है, तो आपको कोष्ठों के बारे में पता चलेगा, कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सा क्या क्या नहीं है। अगली हम बात करें यहाँ पे कि साहब ने क्या हृदय की बात करें, हृदय की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें दिखाई देगी। वीरेंद्र पुरी जी धौलपुर से आपने प्रणाम भेजा है, हम आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। चले भैया हम चलते हैं बेटा हमारे इस आंतरिक है क्या है कि संरचना के बारे में। तो हृदय की दूसरा डायग्राम है, उस डायग्राम को देखने की कोशिश करें। ये बच्चों हृदय है। हृदय में ऊपर क्या थे? आलिंद थे। नीचे की तरफ क्या थे? नीले थे। ठीक है, हृदय के अंदर देखो ऊपर की तरफ आलिंद है, नीचे की तरफ नीले हैं। ध्यान से देखें, अंतरा आलिंद पट पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। अंतरा आलिंद पट पर क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। जब भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है? फेफड़े सक्रिय नहीं होते, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? फेफड़े सक्रिय ना होने के कारण क्या होता है कि यहां से ही बाईपास है क्या है कि रक्त का क्या किया जाता है? ट्रांसमिशन कर दिया जाता है। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होता है कि भ्रूणीय अवस्था के समय क्या होता है? हृदय के इस अंतरा आलिंद पट पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को क्या कहते हैं? इस वाले छिद्र को हम लोग है क्या, देखो दो नाम जानते हैं। एक आपने नाम सुना होगा क्या? फोरामेन ओवेलिस, नाम सुना है क्या? और एक आपने सुना होगा क्या कि फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं इसको? फोसा ओवेलिस। ये वही छिद्र होते हैं जो कि ना क्या है कि भ्रूणीय परिवर्तन के समय क्या होता है? खुला हुआ अवस्था में पाया जाता है। और भ्रूणीय परिवर्तन के साथ जन्म के बाद क्या हो जाता है? धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। अब मुझे आप ये बतावे, इसके अंदर जो है ना क्या बड़ा है, जो फोरामेन ओवेलिस होता है, ये क्या होता है? ये ना क्या है कि जन्म से पहले होता है, आकार में ये अंडाकार होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण है क्या है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे के साथ क्या होता है? मिलता जुलता चला जाता है। लेकिन क्या होता है कि जिस समय जन्म हो जाता है, जन्म से न के कुछ समय पहले ये धीरे धीरे क्या होता है? बंद होने लग जाता है। और जन्म के पश्चात क्या होता है? फुल फ्लैश ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन देखें तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जन्म के पश्चात इसे क्या कहते हैं? जन्म के पश्चात इसे फोसा ओवेलिस, और शुरू में से कहते हैं फोरा ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। ये जो छिद्र होता है, ये छिद्र सामान्य अवस्था में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जन्म के पश्चात ये छिद्र सामान्य अवस्था में बच्चों में बंद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये छिद्र बंद नहीं हो पाता। तो यहां पर है ना क्या है कि आपको ध्यान रखना है। सर नोट्स कहाँ से मिलते हैं? देखो बेटा नोट्स की बात ऐसे है कि नोट्सों की ना क्या है कि अभी हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। नोट्सों की वैसे देखा जाए तो नोट्स के पक्ष में मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। मैं तो एक ही चीज़ में विश्वास करता हूँ, अगर आपको प्रॉपर वे में क्या है कि पढ़ना है तो रेगुलर क्लास ले लेवें। क्लास नहीं ले सकते तो क्या है कि आप क्या है कि मेरी अभी लाइव क्लास चालू होने वाली, सॉरी ऐप पर क्या है कि पूरी क्लास स्टार्ट होगी मंडे से। आप चाहें तो वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से क्या है कि अपने पूरे नोट्स, देखो बेटा सीधी सी बात है, आप इस नोट्स को खुद बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि आपकी कॉपी में ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, अशोक भाई नोट्स मिलते नहीं, बनाने पड़ते हैं। राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि साहब ने नोट्स मिलेंगे नहीं, सब नोट्स बनाएंगे। और सीधी सी बात है ना क्या, अपना हाथ जगन्नाथ, आपने एक नाम सुना होगा, आपने कहने कहावत सुनी, अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब है अगर आपने अपने हाथ से कोई काम कर दिया तो वो आपके लिए ना क्या है कि लंबे समय तक जुड़ जाएगा। अर्थात अपने हाथ से नोट्स बनाए तो वो बेटा आपके साथ रहेंगे। और पन्ने आज अगर आपको इकट्ठे करने हैं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं। कोचिंग वाले ये तो चोचलेबाजी करते हैं कि साहब हमारे नोट्स आप ना क्या टेलीग्राम चैनल से ले ले, हमारे ना क्या क्वेश्चन सीरीज को ना क्या है कि किससे, कहीं पता नहीं कौन कौन से चैनल बना रखे। लेकिन बेटा उन चैनलों का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद पढ़ना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है तो मरना खुद ही पड़ेगा। आप सोचे साहब कि मर तो गुरुजी जावे और स्वर्ग में हम पहुंच जाए, वो संभव नहीं है। सीधी सी बात है, इसलिए आप खुद नोट्स बनाएं और खुद पढ़ना शुरू करें। ये बच्चों इसकी बात हुई। लेकिन बच्चों यहां पर एक छोटी सी बात आ रही, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों के क्या क्या होते हैं
कि कुछ बच्चों के हृदय में छोटा सा छेद पाया जाता है, यह छिद्र बंद नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त इस शुद्ध रक्त की तरफ और शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त की तरफ मिक्स होने लग जाता है, जिसके कारण जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का रंग कैसा होता है, शरीर का रंग हल्का नीला पाया जाता है। ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी कहा जाता है और इस प्रकार के लक्षण को साइनोसिस का लक्षण कहते हैं। और यह किसके कारण होता है, इस सेप्टा में छोटे से डिफेक्ट के कारण होता है। इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं यहां पे कि यहां पर ना क्या है कि जो छिद्र है फोसा ओवेलिस के नाम से जाना जाएगा। क्लियर बात है। अब बच्चों हम बात करें कि आलिंद और नीले की बात करें तो आलिंद और नीले के पट पर भी क्या होता है, यहां छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कस्पिड वाल्व बोला जाता है। क्या कहते हैं बेटा, कस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्या द्विवलनीय कपाट और त्रिवलनीय कपाट के नाम से भी जान सकते हैं। लेकिन बच्चों उस चीज को समझाने के लिए मुझे दोहरे परिसंचरण तंत्र की पूरी कहानी लेनी पड़ेगी कि साहब ने क्या है कि देखो अग्र महाशिरा कहां से आती है, उसके बाद पश्च महाशिरा कहां से आएगी, फुफ्फुसीय चाप कहां से निकलेगी, देहिक चाप कहां से निकलेगी, अशुद्ध रक्त किधर की तरफ आएगा, शुद्ध रक्त किधर से किधर जाएगा, इनके ऊपर हम चर्चा नहीं करें। हम पहले यहां पर है क्या छोटी छोटी बातें साथ साथ करते चलें। आपको है क्या है कि सब चीज पता चल रही है। यहां पर आपको पता चल रहा है कितने कोष्ठ दिख रहे हैं, 4। जब 4 कोष्ठ आपको यहां दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे ही दूसरे जितने भी जंतु होते हैं उनके हृदय में कितने कोष्ठ उपस्थित होंगे, उस पर हम छोटी सी बात यहां पे कर चलते हैं। इस वाली बात को मैं इस साइड में बता चलता हूं ताकि अपन को ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि कुछ अन्य जंतुओं के हृदय में कोष्ठों की संख्या ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ लेता है। अभी तक मैंने आपको हृदय के आवरण के बारे में बताया था, अब मैं आपको यहां कोष्ठों के बारे में थोड़ी सी बातें कर चल सकता हूं। हम यहां पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने में क्या है कि हमको सहूलियत रहेगी ताकि वहां पर आप आराम से समझ भी ले और आप आराम से इसको बता भी चलें। हमने टेबल यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर डाली साहब। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहां पे, हम बात कर रहे हैं यहां पे क्रम संख्या, सीरियल नंबर, क्रम संख्या। हम बात कर रहे हैं यहां पे क्या, जंतु का नाम या जंतु का वर्ग, जो भी आप समझ सकते हैं। हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कुल कोष्ठ। किसकी बात कर रहे हैं, कुल कोष्ठ कितने हैं, टोटल चैम्बर कितने हैं। हम बात करें इसके अंदर आलिंद की, ऑरिकल्स कितने होंगे। हम बात करें इसके निले की, सब इसमें वेंट्रिकल कितने पाए जाएंगे। यहां हम बात करें, देखो हमने सबसे पहले बात की पीसीज की। पीसीज में बेटा क्या आता है, पीसीज में आती है हमारी मछलियां। क्या आती है, मछलियां की बात करें तो मछलियां कितने कोष्ठीय हृदय रखती हैं, तो मछलियों के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। और 2 में एक आलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। ये ध्यान रखना, एक आलिंद एक निलय। और इस प्रकार के जो है हृदय की बात करें तो ये हृदय कैसा होता है, ये हृदय ने क्या है कि नलिकाकार हृदय पाया जाता है। क्या कहते हैं, तो ये देखो यहां पर नंबर 2। दूसरी बात करें हम किसकी, एम्फीबिया की। किसकी बात करें, एम्फीबिया की। एम्फीबिया के अंदर किसे शामिल करते हैं, इसमें मेंढक को शामिल किया जाता है। इसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। हृदय में 3 कोष्ठ, आलिंद कितने, 2, नीले कितना, 1 है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे किसकी, एम्फीबिया की बाद हम बात करेंगे रेप्टिलिया की। किसकी बात करेंगे, रेप्टिलिया की बात करते हैं। और रेप्टिलियम कौन आते हैं, रेंगने वाले। कौन आते हैं बेटा, रेंगने वाले जंतु आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कछुआ आता है, जैसे आपने इसके अंदर देखा होगा साहब ने क्या है कि सर्प आता है, हम देखते हैं इसके अंदर छिपकली आती है। इसमें भी कितने कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद एक निलय होता है। इनको बेटा मैं पहले डिटेल में बता चुका हूं। इसके बाद बेटा इसी के अंदर अपवाद के तौर पे चलेंगे, नोट डाल देता हूं। अपवाद के तौर पे कौन आता है, मगरमच्छ। कौन आता है, मगरमच्छ आता है।
ये जो मगरमच्छ की बात करें, इसमें कितने कोष्ठीय हृदय होता है? 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। इसके बाद बच्चों क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा? एवीज। एवीज में क्या आती है? पक्षी आते हैं जिसमें मुर्गा मुर्गी इत्यादि पाए जाते हैं, जैसे मुर्गी हो गई, कबूतर हो गया। इसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। और लास्ट में जो सबसे बाद में विकास किसका हुआ? स्तनधारी का, अर्थात मैमल्स का विकास हुआ। और मैमल्स में कौन आता है? इसमें मानव को सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है। इसमें भी कितने होते हैं? 4 कोष्ठीय हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा यहाँ पर कि जो हृदय होता है, हृदय अलग अलग जंतुओं में अलग अलग कोष्ठ लेके चलता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो पीसीज के अंदर जो हृदय होता है वो नलिकाकार हृदय होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नलिकाकार हृदय। नलिकाकार हृदय होता है। और ये नलिकाकार हृदय वो होता है जिसमें क्या है कि केवल मिश्रित रक्त प्रवाहित होता है। सबसे सरल प्रकार का हृदय इसके अंदर पाया जाता है। एम्फीबिया मेंढक की बात करें तो मेंढक में हृदय की बात करें तो ये कुल 3 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। इसके बाद हम बात करें रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया में 2 कोष्ठ है ना, क्या है कि आलिंद के रूप में और 1 कोष्ठ किसके? नीले के रूप में। मगरमच्छ अपवाद है। जो अपवाद है उसको मैंने रेड कलर से लिखा ताकि उसको आप आराम से याद कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो बात इसकी हुई। इसके बाद क्योंकि समय का विशेष अभाव था, इस कारण से मैंने इस डायग्राम को आगे दोहरे परिसंचरण तंत्र के रूप में नहीं लिया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि साहब हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होगा। दोहरे परिसंचरण तंत्र के रूप में यहाँ पर कौन कौन से वाल्व पाए जाएंगे भाई? थिबेशियन का वाल्व कहाँ है, यूस्टेकियन का वाल्व कहाँ है, सेमिल्यूनर वाल्व कहाँ होगा, डाइकस्पिड वाल्व कहाँ है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, मिट्रियल का वाल्व कहाँ होता है, वो केवल डायग्राम के बेस पे चलेगा और वो संभव होगा हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम क्या है कि इस चीज को क्या है फिर कंटिन्यू में बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये हृदय वाला पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चले। इसी के साथ क्या है कि हम जुड़े रहेंगे, दूसरे बच्चों को भी आप जोड़ते रहें। और विदा लेता हूं आपसे, धन्यवाद।